आज तारीख है 28 अप्रैल 2021। आज सुबह तकरीबन 4:58 पर मैं सो रहा था। मेरा मोबाइल बजता है। दूसरी तरफ से एक महिला लगभग गिड़गिड़ाती हुई सी आवाज़ में पूछती है, क्या आप उमेंद्र भारत बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ। उसने कहा कि क्या आप मेरे भाई को बचा सकते हैं? मैं कुछ समझ नहीं पाया, आधी नींद में था। मैंने पूछा, बहन जी पूरी बात बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई चांदनी नर्सिंग होम में भर्ती है। कल हम लोग औरैया से आए हैं, उसे कोरोना है और वो जो है उसका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा है। उसे आज अगर वेंटिलेटर नहीं मिला तो वो बचेगा नहीं। मतलब इतना मैं हेल्पलेस सा मैंने महसूस किया कि सुबह सुबह एक बहन मुझसे इस तरीके से मांग कर रही है और मैं पता नहीं उसकी मदद कर पाऊँगा कि नहीं। पूरे दिन पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से उसको कहीं एक वेंटिलेटर दिला दें, लेकिन बड़ा दुख है कि मैं उसे अभी तक कानपुर में वेंटिलेटर नहीं दिला पाया हूँ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उस बहन को दोबारा मैं फ़ोन करके पूछूं कि वेंटिलेटर की व्यवस्था हो पाई कि नहीं। ये आज देश की मेडिकल इमरजेंसी है, ये एक केस नहीं है। दिन भर ऐसे फ़ोन आते रहते हैं क्योंकि सामाजिक रूप से सक्रिय हूँ। बहुत से लोगों की चिंतन मनन करता रहता हूँ कि सबके शुभ चिंता की जाए, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग निरोगी हों, ऐसी चिंता करता रहता हूँ। और ऐसा अकेले मैं नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे जो भी सचेत लोग हैं इस समय समाज में, वो सभी इसी दुख से गुजर रहे हैं। वो चाहे डॉक्टर कुमार विश्वास हो, वो चाहे कानपुर के मृदुल हो, या और भी ऐसे बहुत सारे सामाजिक रूप से जो सक्रिय लोग हैं, वो सभी लगे हुए हैं कि किसी तरीके से लोगों की मदद की जाए। और हम में से कोई, ना तो हम सांसद हैं, ना हम विधायक हैं, ना हम कोई मंत्री हैं, हम मुख्यमंत्री नहीं कि हमारे कहने से कोई अपने हॉस्पिटल का वेंटिलेटर, आईसीयू या सिलेंडर या कोई चीज़ दे पाए। हम मदद करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हम वो काम कर ले जाएंगे। बहुत से लोगों को हमने ऑक्सीजन दिलाया, सिलेंडर्स दिलाए, जो कुछ हो सकता है। जो हमारे संपर्क में लोग हैं, जैसे मेरे पिताजी रिमझिम इस्पात में काम करते हैं, जीएम हैं वो, तो उनकी मदद से जिन लोगों को मैं मदद कर सका तो वो हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जितने लोगों को हम मदद कर सके हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं समझता हूं ऐसे लोग हैं जो हमें अप्रोच कर रहे हैं और हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। ये एक सिस्टम का फेल्योर है, ये निश्चित रूप से पूरे सिस्टम का फेल्योर है और आज हमें इस बात को समझना होगा। और अगर आज इस युद्ध को जीतना है तो मैं 4 तरह के लोगों से कुछ अपील करना चाहता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं आप सभी से, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करिए ताकि वो जो 4 प्रकार के लोग हैं उन 4 लोगों तक ये बात पहुंचे। वो 4 लोग कौन हैं? नंबर 1, केंद्र सरकार में बैठे हुए कुछ जिम्मेदार लोग, उनसे कुछ अपील करना चाहता हूं। हम शिकायत ही नहीं दर्ज करना चाहते हैं। जो कुछ है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो संसाधन है, वो ठीक है। हम आगे क्या चाहते हैं? ये जो एक समस्या सामने खड़ी है, ये एक पजल जो सामने है, इस पजल को कैसे क्रैक किया जाएगा? ये जो युद्ध सामने है, इस युद्ध को हम जीत कैसे सकते हैं? क्या किया जा सकता है कि मैक्सिमम लोगों की जान बचाई जा सके? उसके लिए 4 प्रकार के लोगों से कुछ खास अपील जो पॉजिटिवली हो सकती है, मैं वो अपील करना चाहता हूं। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया इसको आगे बढ़ाइए ताकि इन 4 लोगों तक ये बात पहुंच सके। नंबर 1, केंद्र सरकार में बैठे कुछ जिम्मेदार लोगों से कुछ जिम्मेदार चीजें हम मांग करते हैं। दूसरी चीज, सभी प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से हम कुछ मांग करते हैं। तीसरी चीज, सभी जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो आज विधायक हो या सांसद हो, उन सभी से हम कुछ मांग करते हैं। क्या मांग करते हैं वो अभी आगे बताऊंगा। चौथी चीज, देश के सभी डॉक्टर्स से भी मैं कुछ मांग करता हूं। देश के जितने भी सामाजिक रूप से सक्रिय लोग हैं उन सभी की तरफ से, देश के हर आम नागरिक की तरफ से उनसे कुछ मांग करता हूं। चलिए तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार में भी खास तौर पे मैं मोदी जी से, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे कुछ निवेदन करता हूं, उनसे कुछ शिकायत भी दर्ज करता हूं। शिकायत सबसे पहले ये है कि ये जो कोरोना इस प्रकार से फैल गया, इस कोरोना के इस प्रकार से फैलने के पीछे निश्चित रूप से कुछ लापरवाहियां हुई हैं और उन लापरवाहियों को आज रोकने की आवश्यकता थी। हम रोक सकते थे समय से। अगर हम निर्णय ले लिए होते तो ये चीजें रोकी जा सकती थी। इस दुर्दशा की स्थिति में हम लोग नहीं पहुंचते। जो चुनाव हुए,
किसी भी राज्य में हुआ। हाँ, मैं मानता हूं कि जितने भी ये चुनाव हुए उसमें सभी पार्टियां दोषी हैं, सभी पार्टियां दोषी हैं, क्योंकि चुनावी रैलियां सब कर रही थी। कोई एक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही थी, कांग्रेस भी कर रही थी, टीएमसी भी कर रही थी, ओवैसी भी रैलियां कर रहे थे, सारे लोग कर रहे थे। लेकिन मैं कह रहा हूं सभी दोषी थे, ये चीज रोकी जानी चाहिए थी। ये जो ग्राम प्रधानी के, जिला पंचायती के चुनाव हो रहे थे, इन चुनावों को भी रोका जाना चाहिए था। अभी तो बम फटा नहीं है कि गांव से जब ये आंकड़े बहुत तेजी से आना चालू हो, अभी स्थितियां तो और दुरह हो सकती हैं। तो इसलिए ये जो जितने चुनाव हुए इनको रोका जाना चाहिए था। ये क्यों नहीं रुके, ये एक बहुत बड़ी हमारी मिस्टेक है। किया जा सकता था, सारी पार्टियां मिलकर एक साथ कह देती कि जितने भी विधानसभा जो है जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, इन सभी विधानसभाओं को भंग किया जाए और वहां पे अगले 1 साल के लिए वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ये सारी पार्टियां अगर मिलकर चाहती तो ये हो सकता था, लेकिन आज उन्होंने नहीं किया ये, और परिणाम यह है कि देश आज पिछले न जाने कब से, मतलब हम लोग बचपन में सुनते थे कि प्लेग फैलता था, हैजा फैलता था, हमारे सामने कभी ऐसा नहीं हुआ। हम लोग सुनते थे कि कभी आज़ादी के पहले या आज़ादी के समय ऐसा कुछ हुआ था कि प्लेग फैलता था और गांव के गांव गायब हो जाते थे, गांव के गांव मर जाते थे, हैजा फैलता था, गांव के गांव खत्म हो जाते थे, ऐसा हम लोग सुनते थे। आज हम लोग देख रहे हैं कि ये कोरोना किस व्यग्रता के साथ फैल रहा है कि हर घर में, हर नहीं तो एक घर में नहीं तो हर दूसरे घर में कोरोना का मरीज है। और पिछली बार जब कोरोना आया था तो हेडलाइन ये हुआ करती थी, न्यूज़ ये आया करती थी कि फलाना कोरोना पॉजिटिव हो गया, ढिकाना कोरोना पॉजिटिव हो गया। आज न्यूज़ ये आती है कि फलाने घर से कोरोना का एक आदमी मर गया, ढिकाने घर से कोरोना का एक आदमी मर गया। तो इसलिए स्थितियां बहुत दुरह हो चुकी हैं। अब मैं शिकायत जो हो चुका है, अब उस पर क्या लाठी पीटी जाए, मैं अब आपसे 2 मांग करता हूं जो बहुत जरूरी है। नंबर 1, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पूरे देश में तुरंत पूर्ण लॉकडाउन लगाइए। लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी है ताकि संक्रमण और ना फैले। जितना फैल चुका है, जो लोग संक्रमित हो चुके हैं कोई बात नहीं, अब उनको तो अब देखा जाएगा। पहली चीज है लॉकडाउन, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लॉकडाउन लगाइए ताकि संक्रमण की रेंज और ना बढ़ने पाए और लोग इस हद में ना आने पाए। दूसरी मांग मैं ये करता हूं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सेना को लगाइए। ब्लैक मार्केटिंग चल रही है भाई साहब, जितनी ये ऑक्सीजन की इतनी कमी नहीं है ना, सिलेंडर्स की कमी है, और सिलेंडर्स की कमी के पीछे ब्लैक मार्केटर्स हैं। तो इसलिए जो ये कालाबाजारी चल रही है इसको रोकने के लिए आवश्यक है कि आज आप सेना को ये चार्ज दीजिए कि चाहे वो रेमडेसिविर दवा हो, इंजेक्शन जो है उसकी बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे आज ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर जो रेगुलेटर लगता है वो तक ब्लैक में बिक रहा है, जो ऑक्सीमीटर होता है वो तक ब्लैक में मिल रहा है, लोगों को मिल नहीं पा रहा है। तो इसलिए सेना ये तय करे कि हमारी रिक्वायरमेंट कितने लोगों को देने की है, रिक्वायरमेंट तय करे, हमारे पास कितना अभी इसका संसाधन उपलब्ध है वो तय करे, और जो गैप है वो भले इंपोर्ट करना पड़े, कुछ करना पड़े, वो गैप फुलफिल किया जाए और लोगों को संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति संसाधनों की कमी की वजह से नहीं मरेगा। ठीक, तो केंद्र सरकार से, मोदी जी से मैं 2 मांग करता हूं पूरी तरीके से। सबसे पहले लॉकडाउन लगाइए, और दूसरी चीज कि जितनी जल्दी हो सके सेना को चार्ज दीजिए कि वो कालाबाजारी को बैन कर सके, कालाबाजारी को रोक सके। ठीक, इसके बाद मैं आता हूं प्रदेश सरकारों के ऊपर। प्रदेश के भी मुख्यमंत्रियों से पहले तो मैं कुछ शिकायत दर्ज करना चाहूंगा। कुछ मुख्यमंत्री ऐसे हैं जैसे कि अरविंद केजरीवाल, ये खूब शिकायत करते हैं कि केंद्र ने मुझे ये नहीं दिया, केंद्र मुझे वो नहीं दे रही है, ये प्रदेश सरकार मुझे ऑक्सीजन नहीं दे रही, वो सिलेंडर नहीं दे रही। मैं इनसे पूछना चाहता हूं और मैं जनता से भी कहना चाहूंगा, जरा गौर करिए इन भाई साहब को। ये भाई साहब हर 1 घंटे में 10 बार हर चैनल पे, 1 घंटे में 10 बार हर चैनल पे इनका विज्ञापन आता है। किस बात का? हमने इतने हॉस्पिटल तैयार कर दिए, हमने इतने बेड तैयार कर दिए, हमने ये तोप मार दिया, हमने ये तीर मार दिया, मतलब वो कोई ना कोई उनका ऐड जो है आता ही आता है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं भाई साहब, ये जो आप ऐड में, ये विज्ञापन में जो पैसा खर्चा कर रहे थे, इसका आधा भी जो आपने विज्ञापन में पिछले 1-1.5 साल में पैसा खर्चा किया है, यदि इसका आधा भी आपने दिल्ली में व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए पैसा खर्च किया होता, तो आज आप इस प्रदेश उस प्रदेश की बातें ना कर रहे होते कि यहां से मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, यहां से मुझे सिलेंडर नहीं मिल रहा, ये आप नहीं कहते। ठीक, तो आपने चूंकि जिस समय काम करना था उस समय आप विज्ञापन कर रहे थे। जो पैसा काम में लगना चाहिए था, जनता का पैसा, आपका पैसा नहीं था, जनता का पैसा था। मैं कानपुर का रहने वाला हूं,
भाई साहब कानपुर में फुल पेज ऐड जो है अरविंद केजरीवाल का चला आ रहा है। क्यों भैया? हैं तुम दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आप एक बात और जरा गौर करिए, देश में इतने राज्य हैं, पूर्ण राज्य का जिन्हें दर्जा प्राप्त है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है पंजाब के मुख्यमंत्री है। इतने बड़े बड़े राज्य हैं, इतने बड़े बड़े राज्य हैं। आप जरा गौर करके जरा एक बात बताइए कि दिन में कितनी बार इनकी शकल आप टेलीविजन पे विज्ञापन के रूप में देखते हैं? शायद दिन में एक बार भी आप नहीं देखते होंगे। इतने बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री हैं ये नहीं इतना प्रचार करते। लेकिन अरविंद केजरीवाल को प्रचार के अलावा कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ प्रचार, सिर्फ प्रचार, सिर्फ प्रचार, सिर्फ विज्ञापन है। आज जनता मर रही है तो उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं ये राज्य दोषी है क्योंकि वो मुझे ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, वो राज्य दोषी है क्योंकि मुझे वो टैंकर नहीं दे रहा है, केंद्र सरकार दोषी है क्योंकि मुझे वो काम नहीं करने दे रही है। अजीब हालत है यार, ये आदमी केवल शिकायतें ही दर्ज करता रहता है, इसके पास कोई काम ही नहीं बचा है। तो सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के जितने मुख्यमंत्री हैं, मतलब इस प्रकार का मेरे ख्याल से भारत में केवल एक यही मुख्यमंत्री, दूसरा कोई ऐसा है नहीं जो कि काम की बजाय केवल शिकायत दर्ज करता हो और अपना विज्ञापन करता हो। ठीक, तो अब इनको तो छोड़िए किनारे, अब मैं आता हूं देश के जो आम मुख्यमंत्री, मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि इनको तो समझना नहीं, ये तो समझ ही नहीं सकते, ये आउट ऑफ द कोर्स आदमी है, इससे तो बात करना ही बेकार है। मैं देश के जो जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं उन सभी से बात करना चाहूंगा। 3 मांगे आपसे करता हूं। पहली चीज, आप किसी भी पार्टी से हो, मुझे नहीं मतलब आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, आप शिवसेना से हैं, आप कांग्रेस से हैं, आप किस पार्टी से, मुझे कोई मतलब नहीं, आप किसी भी पार्टी से हो, आप जैसा कि मैंने पहली मांग की कि सेना टेक ओवर करे कालाबाजारी को रोकने की, तो आप प्लीज सेना के साथ कोऑर्डिनेट करें। आप जो केंद्र सरकार है उसके साथ भी कोऑर्डिनेट करें, जो भी आपकी पार्टी हो, लेकिन आप कोऑर्डिनेट करें ताकि जनता को आज इस जो मेडिकल इमरजेंसी है इससे बाहर निकाला जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके। दूसरी मैं मांग करता हूं, आज स्थिति ये हो गई है कि कोरोना की जो रिपोर्ट आ रही है वो 4-4, 5-5 दिन बाद आ रही है। आज कोरोना का टेस्ट कराइए, 5 दिन बाद जो है कोरोना की रिपोर्ट आती है कि पॉजिटिव थे कि निगेटिव थे। पता चला कि इन 5 दिनों में अगर हम पॉजिटिव थे, मान लीजिए मैंने टेस्ट कराया और मैं पॉजिटिव हूं और 5 दिन तक मुझे रिपोर्ट ही नहीं मिली, अब 5 दिन तक मैं भटक रहा हूं। मैं आपको अपना व्यक्तिगत उदाहरण बता रहा हूं। मेरे ससुर जी, उनका कोरोना टेस्ट कराया गया, यहीं कानपुर का एक हॉस्पिटल है उर्सला, वहां पे कोरोना टेस्ट कराया गया, 5 दिन बीत गया, उनका रिपोर्ट नहीं आई। डॉक्टर को फोन करते रहे तो डॉक्टर उनसे कहता है कि आपका क्या जुकाम बुखार कुछ लग रहा है? तो उनका कि नहीं जुकाम बुखार तो नहीं लग रहा है, लेकिन कोरोना की रिपोर्ट तो दीजिए। तो वो कहेगी नहीं, जब जुकाम बुखार नहीं लग रहा है तो आप मान लीजिए कि आप कोरोना पॉजिटिव नहीं है, आप कोरोना निगेटिव है। ये कौन सी बात होती है भाई साहब? अरे भाई, जब हमने टेस्ट कराया है तो आप रिटर्न में दीजिए ना कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं कि निगेटिव हूं। और ये चीज ऐसे चलती रही, वो शायद हल्के उनको हल्का कोरोना पॉजिटिव हुए होंगे, जो भी है, क्योंकि उनका एक टीका लगा हुआ था, तो शायद वो उतना ज्यादा असर उनके ऊपर किया नहीं। लेकिन इसका मतलब परिणाम ये हुआ कि उनका बेटा उनके साथ रहता है, यानी मेरा साला, उसकी वाइफ मेरे साथ उसके साथ रहती है, वो दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए। ठीक, अब बाद में पता चला कि दूसरी जगह फिर से इनका कराया गया तो वो रिजल्ट बाद में आया कि हाँ ये निगेटिव है। ठीक, तो ये तो बच गए, लेकिन उनका बेटा उस चक्कर में पॉजिटिव हो गया। मैं कहना ये चाह रहा हूं, एक उदाहरण दिया मैंने कि कोरोना की जो टेस्ट रिपोर्ट है वो यदि 24 घंटे के अंदर जारी करना सुनिश्चित करा लें सभी मुख्यमंत्री, तो ये हो जाएगा कि जो ये संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है, ये संक्रमण को रोका जा सकता है। ठीक, ये मैंने केवल उदाहरण के माध्यम से ये बात समझाई है। तो इसलिए मैं सभी मुख्यमंत्रियों से डिमांड करता हूं कि ये तय किया जाए। आप किस प्रकार से तय करेंगे ये आप कर सकते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं। ठीक, तो ये तय करिए कि 24 घंटे के अंदर कोरोना की पॉजिटिव निगेटिव जो भी है वो रिपोर्ट आ जानी चाहिए। तीसरी चीज मैं आपसे मांग करता हूं, सभी जिम्मेदार मुख्यमंत्रियों से करबद्ध प्रार्थना करके मांग करता हूं कि ये जितनी दवाइयां हैं, जैसे रेमडेसिविर एक इंजेक्शन है, इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करिए। आप लिस्टिंग करिए कि आपके यहाँ कितने मरीज हैं, कितनों को जरूरत है आज इस दवा की, और इसके अलावा जो ऑक्सीजन की जरूरत है, कितने ऑक्सीजन प्लांट आपके राज्य में हैं, आप कितने सिलेंडर, कितना ऑक्सीजन, हर जनपद वाइज ये डेटा बनाया जाए कि हर जनपद में इस समय कितने मरीज हैं और उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। हर जनपद को जोड़ा जाए किसी ऑक्सीजन प्लांट से कि कितनी जल्दी हम उस वहां तक ऑक्सीजन पहुंचा सकेंगे। ये हर मुख्यमंत्री इस बात को सुनिश्चित करे, और निश्चित रूप से हो सकता है। मैं कहता हूं कि अगर मैं किसी चेयर पे बैठा हूं तो मैं ये करके दिखा दूंगा कि उस राज्य में संसाधनों की वजह से कोई व्यक्ति नहीं मरेगा। लेकिन मैं उस चेयर पे नहीं हूं, मैं आपको केवल सुझाव दे सकता हूं कि यह किया जाए। अब इसके बाद मैं देश के डॉक्टर से कुछ अपील करना चाहता हूं। मैं आप सभी से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं। देखिए, आप सभी ज्यादातर भारत के जो डॉक्टर्स हैं वो किसी न किसी सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेज से ही पढ़े हुए होते हैं।
मैं भी एक सरकारी कॉलेज से पढ़ा हूँ, आईआईटी कानपुर से, और मुझे मालूम है कि जितने ये सरकारी कॉलेज होते हैं वहाँ पे हम लोगों को एक प्रोफेशनल स्टडी देने के लिए हमारे ऊपर देश का बहुत पैसा लगता है। जिस समय मैं आईआईटी कानपुर से एमटेक कर रहा था, मेरे एक एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आईआईटी ने 17 लाख रुपए की एक मशीन मंगाई थी और एक 22 लाख रुपए की मशीन मंगाई थी मेरे एक एक्सपेरिमेंट के लिए। और वो पैसा मेरे पिताजी ने नहीं दिया था, वो पैसा देश की जनता द्वारा जो टैक्स का पैसा जाता है, जो आईआईटी को मिलता है, उसी में से मुझे दिया गया था। तो मैं कहना चाहता हूं, और ऐसा हर जो बड़ा कॉलेज होता है वो आपके ऊपर पैसा खर्चा करता है, लाखों करोड़ों रुपए एक एक बच्चे को तैयार करने में दिया जाता है। तो आपको भी डॉक्टर बनाने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। आज स्थिति ये है, मैं अपने क्षेत्र की बता रहा हूं और ऐसा लगभग हर क्षेत्र में है कि डॉक्टर्स जो प्राइवेट क्लिनिक कर रहे थे वो कोई ना कोई बहाना बना के अपनी प्राइवेट क्लिनिक्स बंद कर रहे हैं, इस डर से कि कहीं उनको कोरोना ना हो जाए, और यदि उनको हो गया तो उनके परिवार को भी पहुंच जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये एक कठिन दौर है। अगर आप भी अपना शटर गिरा के घर में बैठ जाएंगे, आप ही को फ्रंट पे लड़ना है, और आप अगर कुछ भी कर लेंगे कि नहीं, कोई भी बहाना बना लिया। हमारे घर के पास में एक डॉक्टर है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनके यहाँ हम लोग 20-25 साल से, जो जनरल फिजिशियन है, 20-25 साल से हम लोग जाते हैं। मैं अभी माता जी की दवा लेने गया, माता जी को कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है, दवा लेने गया, पता चला कि डॉक्टर साहब बाहर गए हुए हैं, और मैंने पूछा कब तक आएंगे, तो पता चला मई में, उम्मीद है कि मई में आएंगे। क्यों भाई, हैं? क्यों मई में आएंगे? क्या कहां इस समय बाहर जाने की, जब पूरा देश घर में बैठा हुआ है तो आप बाहर क्यों जा रहे हैं? आप बाहर नहीं जा रहे हैं, आप एक्चुअली बहाना बना रहे हैं कि आपको क्लिनिक पे न बैठना पड़े। और ऐसा एक नहीं, कई उदाहरण है, कई ऐसे डॉक्टरों को मैं जान रहा हूं जो कि इस समय अपनी क्लिनिक नहीं खोल रहे हैं। आप चाहे प्राइवेट क्लिनिक में हो या आप सरकारी क्लिनिक में हो, सरकारी डॉक्टर हो, आप सभी से निवेदन है, कृपया इस कठिन दौर पे अपनी जिम्मेदारी से पीछे मत हटिए। आप अगर पीछे हट जाएंगे, आप ही नहीं बैठेंगे, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कोरोना से नहीं मर रहे हैं, पता चला उनकी हाई बीपी है, उससे मर गए। एक मेरे बहुत खास परिचित है जो कि बेचारे ब्रेन हैमरेज से मर गए, उनको मतलब बीपी उनका कंट्रोल नहीं हो पाया, वो ब्रेन हैमरेज से मर गए। उनकी उम्र मात्र 43 साल थी। ब्रजेश सिंह, यहीं क्या नाम है, लाल कॉलोनी कानपुर में रहते हैं। मतलब ऐसे बहुत से केस सुनने में आ रहे हैं, जो कोई हाई बीपी से मर जा रहा है, किसी को शुगर है, शुगर शूट कर गई और डॉक्टर नहीं मिल रहा है उसको, ठीक। किसी का पता चला दांत में बहुत सीवियर पेन है और डॉक्टर नहीं मिल रहा है उसको, डॉक्टर जो जिस डेंटिस्ट को वो दिखाता रहा, वो डेंटिस्ट गायब है, डेंटिस्ट बैठ नहीं रहा है। तो इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं देश के सभी डॉक्टरों से, कृपया अपनी क्लिनिक को इस वजह से बंद कतई मत करिए कि आपको ये डर है कि आपको भी कोरोना हो जाएगा। देखिए, डरना लाजमी है कि हर आदमी को डर लगता है, लेकिन आप जो भी एहतियात बरतने, आप वो एहतियात बरतिए। आप एक कमरे में इस तरीके से कर दिए कि हाफ पार्टीशन आप लगा दिए, जिसमें पूरा कांच का पूरा बंद कर दीजिए, मरीज उस तरफ बैठेगा, आप इस तरफ बैठिए, आप उसकी रिपोर्ट्स देखिए, आप उसको सही राय दीजिए, आप उसको सिंपैथाइज करिए, उसके मनोबल को बढ़ाइए। जब वो एक डॉक्टर से मिल लेता है, तो उसको लगता है कि हाँ, अब मैं बच जाऊंगा, जो भी समस्या है, मेरी समस्या डॉक्टर साहब सुलझा देंगे। तो आप कम से कम जो भी एहतियात बरतने हैं, आप उन एहतियातों के साथ, जो भी आपको सावधानी बरतनी है, वो सावधानियों के साथ आप मरीज को देखिए और मरीज की जो समस्या है उसको सुलझाइए। मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वक्त जरूर कठिन चल रहा है, और हम सभी के भाग्य में जो संसाधन हैं वो हैं, ठीक। हमारी आज जो वर्तमान सरकार है, ये चाहे इसकी पूर्व की जितनी भी प्रदेश सरकारें रहीं या जितनी भी केंद्र सरकारें रहीं, उन सभी ने जो काम किया है, उन सभी के कामों का परिणाम ये है कि आज हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है, चाहे ऑक्सीजन की जितनी किल्लत है, चाहे दवाइयों की जो किल्लत है, जो कुछ भी है, वो सारी कुछ चीजें, जितना भी हम लोगों ने पिछले 70 साल में काम किया है, उन सब का परिणाम है। ऑक्सीजन प्लांट जितने लगने थे लगे हैं, है ना। तो अब जरूरी है कि तेजी से इस पे काम किया जाए। मैं रिकैप करना चाहूँगा पूरे वीडियो को। 4 लोगों से मैं अपील करता हूँ, जो हम जैसे आम लोग मदद कर सकते हैं लोगों की, वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सफिशियंट नहीं हैं। सिस्टम को, जो हमारा तंत्र है, उस तंत्र को आगे आके जिम्मेदारी लेनी होगी, और मैं 4 प्रकार के लोगों से आज अपील कर रहा हूँ। पहला, केंद्र से, मोदी जी आपसे, खास तौर पे आपसे अपील है कि जितनी जल्दी हो, आप कई बार आते हैं, रात के 8 बजे आप आए और आपने एकदम से एक घोषणा की, और कई बार की है आपने, आज भी आपकी उसी तरीके की घोषणा की आवश्यकता है। जो पीछे हो चुका, मैं उसकी शिकायत अब नहीं करना चाहता, किस वजह से लॉकडाउन अभी तक नहीं लगा, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। अब जितनी जल्दी से जल्दी हो सके लॉकडाउन लगाइए, सेना की मदद से कालाबाजारी को रोकिए, बहुत जरूरी है। इसके बाद देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, अलग विभिन्न प्रदेशों के, मैं उन सभी से कहता हूं 3 चीजें आप तय करिए। पहली चीज कि आप केंद्र के साथ
कोऑर्डिनेट करते हुए, केंद्र के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए, सेना का सहयोग करते हुए जितने संसाधन जितनी जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाए जा सके वो सुनिश्चित करिए। कोरोना की रिपोर्ट, नंबर 2, कोरोना की रिपोर्ट 24 घंटे में जारी होनी चाहिए, ये आप तय करिए। और क्योंकि अगर कोरोना रिपोर्ट आ जाएगी तो डॉक्टर्स जो अभी मैंने कही कि डॉक्टर्स जो नहीं बैठ रहे हैं, डॉक्टर्स को भी ये क्लियर हो जाए कि भैया जितने मरीज आ रहे हैं पहले जाओ कोरोना टेस्ट करा लो। कोरोना टेस्ट हुआ, 24 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ गई कि हाँ ये कोरोना निगेटिव है, ये कोरोना इसको नहीं हुआ है, तो डॉक्टर को भी उस मरीज को देखने में डर नहीं लगेगा, डॉक्टर आराम से उस मरीज को देख सकेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि 24 घंटे में कोरोना की रिपोर्ट आना सुनिश्चित की जाए। तीसरी चीज मैंने कही है कि दवाइयों को और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को जनता से जोड़िए। जो गैप हो, गैप बताइए कि कितना गैप है, इतना गैप है, ये चीज हमारे पास नहीं उपलब्ध है, इतनी रिक्वायरमेंट है, ये हमारे पास उपलब्ध है। जो कमी है वो गैप भले हमें कहीं से इंपोर्ट करना पड़ेगा, भले उसके लिए नए प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, जो करना पड़ेगा सब किया जाएगा, लेकिन वो गैप फुलफिल होना चाहिए। और इसके बाद मैंने डॉक्टर से कही, हाँ अच्छा एक चीज रह गए, वो रह गए हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक और हमारे सांसद, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भैया आप जनप्रतिनिधि हैं, चाहे आप विधायक हो या सांसद हो, आप हैं कहां पे, कहां गायब है, किस बिल में घुसे हुए हैं? कोई विधायक कोई सांसद अपने क्षेत्र की सुध नहीं ले रहा है, 99% सुध नहीं ले रहा है। तो मैं ऐसे सभी जनप्रतिनिधियों से ये दरखास्त करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये अपील करना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र में, कम से कम अपने क्षेत्र में, पूरे देश में मत घूमिए, अपने क्षेत्र में एक कोरोना सेंटर बनाइए और ये तय करिए कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, किसको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, किसको अगर इमरजेंसी है तो उसको आईसीयू या अगर वेंटिलेटर चाहिए तो वो नहीं मिल रहा है। ये गैप तय करिए कि कितने का गैप है, क्या चीज नहीं मिल पा रहा है, और वो आगे सूचित करिए। अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताइए कि भैया ये गैप है हमारे क्षेत्र में, ये रिक्वायरमेंट है। कम से कम इतना तो करिए, जनता के संपर्क में तो आइए। आप तो जनता के संपर्क में ही नहीं है? तो इसलिए भैया आप भी, मैं आपसे भी कहूंगा कि अपना ख्याल रखते हुए एक कमरा बनाइए, उस कमरे में कांच की दीवार बना दीजिए। जो भी आदमी आपसे मिलने आ रहा है उसका कोरोना टेस्ट होना चाहिए और उसकी कोरोना रिपोर्ट देखने के बाद आप उससे बात करिए, उसकी क्या समस्या, उसकी समस्या का प्रतिनिधित्व करिए, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको इसीलिए एमपी या एमएलए बनाया गया है। तो आप उसका प्रतिनिधित्व करिए, उसकी जो समस्याएं हैं, अगर आपके पास जो संसाधन उपलब्ध है उससे उसकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है तो उसको गैप की डायरी में लिखिए कि ये हमारे गैप्स हैं, इन गैप्स को फुलफिल करना है, और वो गैप्स आगे मुख्यमंत्री को बताइए कि भैया ये मुख्यमंत्री जी ये समस्या है, या आप केंद्र में बताइए कि ये समस्या है, इस गैप को फुलफिल करना है और विद इन टाइम फुलफिल करना है। तो इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अपने क्षेत्र में कोरोना सेंटर चलाइए, यह आपकी ये जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये अपील का वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, इस पे कार्रवाई होगी और देश एक बार फिर से स्वस्थ और निरोगी होगा। जय हिंद, जय भारत। ओम नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।